नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और यदि पुराने हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपने बेल आइकन दबाया कि नहीं दबाया। यदि नहीं दबाया है तो अभी बेल आइकन दबा लें और मेरे साथ पढ़ें ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भूकंप। भूकंप के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं क्या कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए यदि हमारे पास सबसे उपयोगी साधन है, सबसे सटीक जानकारी देने वाला यदि कोई साधन है तो वो प्राकृतिक साधन में भूकंप है, क्योंकि भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भूकंप के बारे में आंतरिक संरचना के अलावा भूकंप क्या होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, विश्व वितरण क्या है, इसकी तरंगे कौन कौन सी है, भूकंप की एक विस्तृत जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है कि आप 40-45 मिनट तक मेरे साथ बने रहेंगे। पूरा देखें इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूकंप। भूकंप भूमि में कंपन उत्पन्न हो जाना भूकंप कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है इसकी, भूमि में कंपन उत्पन्न होना भूकंप कहलाता है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, उसकी जानकारी आगे दूंगा मैं। तो एक एक टॉपिक को लेते हैं। सबसे पहले हम भूकंप के प्रकार देखते हैं। भूकंप के प्रकार देखते हैं। रिटर ने और बुटेन वर्ग ने भूकंप के प्रकार बताए हैं। भूकंप के 3 प्रकार है मुख्यतः भूकंप के 3 प्रकार है। यदि भूकंप 0 से 50 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाता है। यदि 50 से 250 किलोमीटर की गहराई में है तब उसका नाम क्या होता है, और 250 से 750 किलोमीटर की गहराई में है तब उसका नाम क्या होता है। चलो, नंबर 1 ये है साधारण भूकंप। साधारण भूकंप यदि 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक भूकंप की उत्पत्ति हुई है तो साधारण भूकंप। दूसरा मध्यम भूकंप, यदि 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पर इसकी उत्पत्ति हुई है तो मध्यम भूकंप, और यदि 250 से 750 किलोमीटर की गहराई पर है तब ये प्लूटोनिक भूकंप कहलाता है। प्लूटोनिक भूकंप कहलाता है। ये भूकंप के प्रकार हैं। पहला साधारण भूकंप, दूसरा मध्यम भूकंप, तीसरा प्लूटोनिक भूकंप। एक भूकंप का चौथा प्रकार भी है जिसको भ्रंशमूलक भूकंप भी कह देते हैं। भ्रंशमूलक भूकंप। भ्रंशमूलक भूकंप होता क्या है, देखिए, यदि धरातल के नजदीक भूकंप उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको भ्रंशमूलक भूकंप कहेंगे। उसका नाम क्या है, भ्रंशमूलक भूकंप कहेंगे। तो ये तो थी प्रकार की बात। अब बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की। देखिए, जहां भी भूकंप की उत्पत्ति होगी, ध्यान से देखना इसको, जहां भी भूकंप की उत्पत्ति होगी आंतरिक भाग में जहां से उत्पत्ति हो रही है उसको हम कह देते हैं भूकंप मूल। भूकंप मूल, जिसको फोकस कहा जाता है। फोकस, भूकंप मूल। भूकंप मूल क्या होता है, जहां से इसकी उत्पत्ति हो रही है, धरातल के अंदर जहां इसकी उत्पत्ति हो रही है वो भूकंप मूल है। इसका दूसरा नाम अवकेंद्र है। अव का मतलब नीचे और केंद्र मतलब नीचे जो केंद्र है वो अवकेंद्र कहलाता है। और जहां पर ये सबसे पहले धरातल पर महसूस होता है, जहां सबसे पहले ये धरातल पर महसूस होता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र, इसको एपिसेंटर भी कहते हैं। एपिसेंटर, और एपिसेंटर मतलब अधिकेंद्र। अधिकेंद्र
इतने नाम है इसके। भूकंप केंद्र, एपिसेंटर या अधिकेंद्र, जहां सबसे पहले धरातल पर महसूस किया जाता है वो क्या चीज है, अधिकेंद्र कहलाता है। जहां उत्पत्ति होती है भूकंप केंद्र या अवकेंद्र कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं समभूकंप रेखा क्या होती है। समभूकंप रेखा, सम का मतलब समान, समान। यदि समान आघात की बात करें, समान आघात की बात करें या समान तीव्रता की बात करें, समान तीव्रता, समान आघात और समान तीव्रता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समभूकंप रेखा कहलाती है। इसमें समभूकंप में क्या होगा, समान आघात के बिंदु मिलाएंगे या समान तीव्रता के बिंदु मिलाएंगे, वो क्या कहलाएगा, समभूकंप रेखा कहलाएगी, समभूकंप रेखा। नेक्स्ट है सहभूकंप। सहभूकंप, सहभूकंप क्या होता है, सह का मतलब एक साथ, सहपाठी मतलब साथ, साथ मतलब जहां पर सबसे पहले एक साथ महसूस किया गया हो, एक साथ, एक साथ जहां भूकंप महसूस किया गया हो, भूकंप महसूस किया गया हो, वो क्या कहलाता है, सहभूकंप रेखा कहलाती है, जहां पर एक साथ महसूस किया गया हो। समभूकंप में क्या कि समान आघात और समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समभूकंप कहलाती है। अब बात करते हैं कि इन भूकंप को सामान्य परिचय में यदि बात करें तो भूकंप को क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स कहते हैं। सिस्मिक वेव्स से यदि हम इसके अध्ययन की बात करें तो सिस्मोलॉजी, मतलब भूकंप का अध्ययन क्या बना, सिस्मोलॉजी बना। और भूकंपीय तरंगों को जिन यंत्र पे नापते हैं उसको क्या कहेंगे, सिस्मोग्राफ कहेंगे, सिस्मोग्राफ। तो याद रखना, सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ और सिस्मिक वेव्स। तो सिस्मिक वेव्स जिस पर नापते हैं, मतलब भूकंपीय तरंगे जिस पर नापते हैं, उस यंत्र का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। अब इसमें भूकंपीय तरंगे नापने के लिए जो इकाई प्रयोग में लाई जाती है वो इकाई कौन सी है, एक तो है मर्केली पैमाना, मर्केली पैमाना, और दूसरा है रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल की विशेषता क्या है कि इसको वर्तमान में भी सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है क्योंकि ये परिमाणात्मक है, परिमाणात्मक है, परिमाणात्मक है। इस रिक्टर पैमाने में 0 से लेकर के और 9 तक बिंदु होते हैं, 0 से 9 तक बिंदु होते हैं। यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तीव्रता पहुंचती है, इसका मतलब है कि वह भूकंप 10 गुना ज्यादा भयानक हो गया है, 10 गुना ज्यादा वो भयानक और विनाशकारी हो गया है, और उसकी ऊर्जा 32.6 गुना ज्यादा बढ़ गई है, 32.6 गुना बढ़ गई है। यदि एक तीव्रता बढ़े तो बात है। तो ये सारी यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये रिक्टर पैमाने में संभव है, ये मर्केली पैमाने में संभव नहीं है, क्योंकि रिक्टर पैमाना जो होता है उसमें इकाई लोगरिथमिक होती है, लघु गणकीय कहते हैं, लोगरिथमिक होती है, मतलब लघु गणकीय होती है। मर्केली पैमाने में लघु गणकीय नहीं होती है, इसलिए सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला जो मापक है वो कौन सा है, रिक्टर पैमाना है, जिसमें बिंदु 0 से 9 तक होते हैं। अब इसके आधार पर, इन रिक्टर पैमाने के आधार पर यदि हम भूकंपीय तरंगों की बात करें, भूकंपीय तरंगों की बात करें तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगे, भूकंप की तरंगे 3 प्रकार की है, भूकंप की तरंगे 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 बात करें तो प्राथमिक तरंग, पहली कौन सी, प्राथमिक तरंग, जिसका दूसरा नाम क्या है,
अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। नंबर 2 द्वितीयक तरंग, द्वितीयक तरंग जिसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। नंबर 3 है धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग। अब देखें, जब सिस्मोग्राफ पर ये अधिकेंद्र पर सबसे पहले अंकन होगा तो एक छोटा भूकंप आएगा, छोटा भूकंप मतलब वो वेव जिसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होगी वो छोटा भूकंप के रूप में वहां पहुंचेगी। वो तरंगे, ये प्राथमिक तरंग होती है, इसको कहते हैं पी वेव, पी वेव। उसके बाद में एक मध्यम भूकंप आता है, मध्यम भूकंप, मध्यम भूकंप। इस मध्यम भूकंप में कौन सी तरंगे पहुंचती है? एस तरंगे पहुंचती है, एस तरंगे पहुंचती है। और यदि हम कहें कि तीसरा जो कंपन होता है, तीसरा कंपन होगा, उसमें कौन सी तरंगे पहुंचेगी? उसमें धरातलीय तरंगे पहुंचेगी। इसलिए धरातलीय तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, क्योंकि केवल ये धरातल पर ही चलती है, केवल धरातल पर चलती है। इसलिए इसको क्या कह देते हैं? विनाशकारी तरंग है। इसका नाम एल तरंग भी है, एल तरंग, एल तरंग है। तो ये धरातलीय तरंग है, विनाशकारी सबसे ज्यादा ये होती है। और सबसे कम विनाशकारी कौन सी है? पी तरंग है। पी तरंग से विनाश प्रभाव कम होता है, हालांकि तीव्रता इसकी सबसे ज्यादा है। अब बात करें, यहां ध्यान देना थोड़ा सा कि ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ड का मतलब ध्वनि, ये ट्रिक बना लेना एक। अनुदैर्ध्य, दैर्ध्य मतलब ध्वनि, ध से ध्वनि बना लेना। ध्वनि की भांति ये गति करती है। कौन सी? प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग ध्वनि की भांति गति करेगी। और ध्वनि की भांति में आप तेज आवाज के पास बैठ करके देखना, यूं लगेगा जैसे प्रेशर आ रहा है आपके दिमाग में, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग की भांति ऐसे कंप्रेशन होगा। मतलब संकुचन वाली तरंग कहेंगे तो कौन सी होगी? प्राथमिक तरंग होगी, जिसकी गति किसकी तरह होती है? स्प्रिंग की भांति होती है, स्प्रिंग की भांति। मतलब कंप्रेशनल वेव्स किसको कहेंगे? प्राथमिक तरंग को कहेंगे। द्वितीयक तरंग, द्वितीयक तरंग अनुप्रस्थ, पै आया इसमें, पै से प्रकाश, प्रकाश की भांति गति करने वाली, प्रकाश की भांति गति करने वाली तरंग कौन सी है? द्वितीयक तरंग है। प्रकाश की भांति गति करने वाली तरंग द्वितीयक तरंग है, नाम है अनुप्रस्थ तरंग। पी की अपेक्षा इसकी जो गति होती है वो कम होती है। अब प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग में तुलना करते हैं। प्राथमिक तरंग जो होती है वो पदार्थ के तीनों ही माध्यम से निकल जाती है, जैसे ठोस कहूं, चाहे द्रव कहूं, चाहे गैस कहूं। यदि हम बात करें एस तरंगों की तो वो केवल ठोस में चलती है, वो द्रव और गैस रूप में नहीं चलेगी। तो ये बहुत बड़ा साधन बन जाता है, किस लिए? पृथ्वी की आंतरिक संरचना मापने के लिए। कैसे होता है मैं अभी बताता हूं। फिर बात करते हैं धरातलीय तरंग की। धरातलीय तरंग की गति सबसे कम होती है लेकिन धरातल पर चलती है, इसलिए ये विनाशकारी है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं कि प्राथमिक और द्वितीयक तरंग जो है, प्राथमिक और द्वितीयक तरंग जो है वो धरातल के अंदर चलती है, इसलिए इसको शरीर तरंग कहते हैं। मतलब बॉडी वेव्स कौन सी हैं? तो इसमें नाम आएगा पी तरंग और एस तरंग। बॉडी वेव्स कौन सी है? पी और एस तरंग है। और यदि धरातलीय तरंग की बात करें तो वो कौन सी है? धरातलीय नाम आ ही गया है क्योंकि धरातल पर चलती है, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में नहीं चलेगी। तो ये थी इसकी भूकंप की तरंगे। लेकिन इसके बाद में जैसे हमने बात की कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतों के आधार पर देखें तो
भूकंप के आधार पर 3 परतें बताई गई है, 3 परतें बताई गई है। इसमें ध्यान रखना, जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत में 1906 में जेफरीज ने क्रोएशिया की कल्पा घाटी है, क्रोएशिया की कल्पा घाटी, यहां पर पी, जी और एस जी तरंगों को भी महसूस किया था। यहां पर खोज की थी इसने पी, जी और एस जी, और ये बताया था कि ये सबसे कम गति की भूकंपीय तरंग होती है, सबसे कम गति की भूकंपीय तरंग होती है। और इस परत को उसने ग्रेनाइट निर्मित बताया था, लेकिन इसमें परतदार चट्टान भी बताई थी। दूसरी बात करें, जो मध्यम परत आती है भूकंप के आधार पर, उसमें कोनार्ड ने टायर्न के भूकंप के आधार पर 1932 में, ये टायर्न एक जगह है, टायर्न के भूकंप के आधार पर किसने, कोनार्ड ने भूकंपीय तरंगों की खोज की थी। कौन सी तरंगें थी वो, पी स्टार और एस स्टार। इनकी जो गति होती है वो पी जी और एस जी तथा पी और एस तरंगों के बीच की होती है। मतलब पहले कौन सी आएगी, पी और एस आएगी, फिर कौन सी आएगी, पी स्टार और एस स्टार आएगी, और फिर पी जी और एस जी आएगी। मतलब ये ध्यान में रखना, आप यदि ट्रिक से इसको याद करना चाहे तो ये ध्यान में रखना, जो स्टार होता है वो बीच में रहता है। सबसे ऊपर कौन सी सबसे ज्यादा गति वाली, पी और एस, फिर बीच में कौन सी, पी स्टार और एस स्टार, और उसके बाद कौन सी, पी जी और एस जी। और तीसरी जो भूकंप के आधार पर परत बताई थी, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डूनाइट और पेरिडोटाइट चट्टान से निर्मित होती है। पहली कौन सी, ग्रेनाइट से, दूसरी डूनाइट और पेरिडोटाइट से, और दूसरी बेसाल्ट से। तो 3 होगी है यहाँ पर, पहली ग्रेनाइट से, दूसरी बेसाल्ट से, और तीसरी डूनाइट और पेरिडोटाइट से निर्मित होती है। किसके आधार पर, भूकंप के आधार पर। और इस आधार पर, इस गणना के आधार पर ही हमने भूकंपीय तरंगों की खोज और पढ़ ली है। तो कितनी हो गई, पी, एस और एल, जो 3 मुख्य तरंगें वो पढ़ ली थी। उसके बाद में पी स्टार और एस स्टार, उसके बाद में पी जी और एस जी। तो ये थी भूकंपीय तरंगें। अब बात करते हैं कि यदि भूकंपीय तरंगें महासागर में उत्पन्न हो, और उन भूकंपीय तरंगों के कारण यदि महासागर का जल प्रभावित हो, उठने वाली लहरें क्या कहलाती है, वो सुनामी कहलाएगी। सुनामी कहलाएगी। तो ये सुनामी है। सुनामी क्या होता है, अंतरसागरीय भूकंप को सुनामी कह देते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि इन भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी। थोड़ा सा ध्यान देना, यदि मैं पृथ्वी का ये भाग बनाऊं, ये पूरी पृथ्वी को मैंने शो कर दिया, और इसका ये मध्यवर्ती भाग है, ये वाला मध्यवर्ती भाग है, और ये मैंने अधिकेंद्र बना दिया। अब इससे ये देखूंगा कि जैसे हम बात करते हैं निफे परत जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, निफे परत का जो ऊपरी निफे है, ये हमने किस रूप में माना था, द्रवित रूप में माना था। तो ये द्रवित रूप में क्यों है, ये सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ मिलता है। कैसे कि जब हम यहाँ देखते हैं कि ये तरंग यहाँ से गई और इस तरफ ऐसे विचलित हो गई, और यदि यहाँ से देखें तो ये तरंग यहाँ से ऐसे विचलित हो गई। एक तरंग ऐसे आई, इसके अंदर यूं प्रवेश कर गई, ऐसे
यूं विचलित हो गई। एक तरंग ऐसे आई, इसके अंदर प्रवेश किया और यूं विचलित हो गई। देखिए यहां से हम कोण बनाना स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, इस तरफ भी देखें तो 90 डिग्री, क्योंकि यहां से ये कोण 90 डिग्री का बना। और यहां से यदि इस तरफ देखें या यहां से इस तरफ देखें तो ये कोण कितना है 180 डिग्री का। तो हमने ये कोणों के आधार पर इसका वर्गीकरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। देखें इस आधार पर देखें तो ये जो इसके आंतरिक भाग से निकल गई ये तरंग P है, क्योंकि ये द्रव भाग से भी जा रही है। ये S तरंग जो है इसमें प्रवेश नहीं करती है, तो P तरंग इसमें प्रवेश करेगी। P तरंग यहां से यदि मार्ग द्रवित हो जाए, द्रवित मार्ग आ जाए तो उसकी तरंग की गति जरूर प्रभावित होगी, लेकिन वो उसमें एंटर जरूर कर जाएगी। कौन सी? P तरंग। तो ये P तरंग इसमें एंटर कर गई। एंटर करने के बाद में इसका मार्ग ये गति के आधार पर थोड़ा विचलित हुआ और यहां तक पहुंच गई। अब हम देखते हैं कि जो S तरंग है वो अधिकतम 103 डिग्री के कोण तक पहुंचे। देखिए यहां से 90 के बाद में 103, और इस तरफ भी देखते हैं कि 103 तक पहुंची है। यदि P तरंगों की बात करें तो P तरंग यहाँ पर 143 तक पहुंच जाती है और यहाँ पर 143 तक P तरंग पहुंच जाती है। इसके बीच में P तरंगे बहुत सारी आती हैं इसके बीच में, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि 103 से 143 के बीच में ना तो P तरंग आती है ना S तरंग आती है। L का आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो धरातल पर ही चलती है। तो इसका मतलब 103 से लेकर के 143 के बीच का जो क्षेत्र है दोनों तरफ, इस तरफ भी 103 से 143 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वो भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। भूकंपीय छाया क्षेत्र दोनों ही तरफ भूकंपीय छाया क्षेत्र 103 से 143, न इसमें L आती है, न इसमें P आती है, न इसमें S आती है। कोई भी भूकंपीय तरंग इसमें आएगी नहीं। लेकिन ये देखें कि S तरंगों का भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें P तो आ रही है 143 से 144 के बीच में P तो आ रही है, लेकिन S नहीं आ रही। मतलब S तरंग कहां से कहां तक नहीं आ रही, 103 से 103 के बीच में कहीं पर भी प्रदर्शित होती नहीं है। तो S तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र कौन सा है, 103 डिग्री से लेकर के 103 डिग्री से लेकर के और 103 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वो S तरंगों के लिए क्या है, भूकंपीय छाया क्षेत्र है। तो इस आधार पर यदि हम गणना करें तो हम क्या पाते हैं कि पृथ्वी का ये जो ऊपरी निफे है, ऊपरी निफे भाग है वो किस अवस्था में है, द्रवित अवस्था में है। और द्रवित अवस्था में होने के कारण वहां से S तरंगे नहीं निकलती है। सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि S तरंगे नहीं निकलती इसका मतलब द्रवित है। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए सबसे उपयोगी साधन कौन सा हुआ, भूकंप हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कि इन भूकंपों की उत्पत्ति के पीछे कारण कौन से हैं। देखते हैं कारण कौन से। देखिए भूकंप के कारण हम प्राकृतिक भी मानते हैं और मानवकृत भी मानते हैं। प्राकृतिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कारणों की बात करता हूं तो सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार के समय भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं, जिसका उदाहरण है कि 1883 ईस्वी में क्रांकाटोआ इंडोनेशिया में भूकंप उत्पन्न हुआ था, जावा और सुमात्रा के बीच में। तो ये बहुत विनाशकारी भूकंप था, ज्वालामुखी उद्गार के कारण उत्पन्न हुआ था। नंबर 2, भूसंतुलन के कारण भूकंप उत्पन्न हो सकता है। भूसंतुलन का मतलब है कि कोई स्थान का उत्थान या पतन हो जाए, मतलब संतुलन हुआ नहीं है। जो भी स्थलाकृतियां हैं उनके
उनके बीच में, तो भू संतुलन के कारण भूकंप उत्पन्न हो सकता है। जैसे स्कैंडिनेवियन क्षेत्र है तो वहां हिमाचली क्षेत्र आज भी उठ रहा है, ऊंचा जा रहा है, और हॉलैंड है तो वहां हिमाचली क्षेत्र नीचे जा रहा है। तो इस वजह से ये भू संतुलन क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो वहां भूकंप के चांसेस रहते हैं। नंबर 3, भ्रंशन। भ्रंशन के कारण भी भूकंप उत्पन्न हो सकता है। और भ्रंशन किस कारण उत्पन्न होता है, खिंचाव और संपीड़न के कारण उत्पन्न होता है। खिंचाव और संपीड़न के कारण उत्पन्न होता है। और यदि भारत में 26 जनवरी 2001 के भूकंप की बात करें जो भुज में आया था, गुजरात के भुज में, तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात का भुज का भूकंप कौन सा भूकंप था, भ्रंशन मूलक भूकंप था। और इसके बाद यदि बात करें कि 1906 में सैन फ्रांसिस्को कहां पर है, ये अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में भूकंप आया था, जिसके वजह से जिसका कारण क्या माना जाता है, जिसका कारण माना जाता है सैन एंड्रियास भ्रंश का निर्माण। सैन एंड्रियास भ्रंश ये माना जाता है इसका कारण। तो ये भी भ्रंश मूलक क्षेत्र था। यदि भ्रंश मूलक की बात करें कि यदि इनमें कोई चट्टानों के बीच में संतुलन हुआ नहीं है, अभी तक संतुलन की अवस्था अभी जारी है, संतुलन हो रहा है, यदि ऐसा क्षेत्र हो तो उस क्षेत्र को दुर्बल क्षेत्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको क्या कहते हैं, दुर्बल क्षेत्र कहते हैं। और दुर्बल क्षेत्र की बात करें तो हिमालय हो, रॉकीज हो, एंडीज हो, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये कौन से क्षेत्र में आते हैं, दुर्बल क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है प्रत्यास्थ पुनः संचलन बल के कारण भूकंप का निर्माण होना। प्रत्यास्थ पुनः संचलन बल के कारण, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत किसने दिया था, एच.एफ. रीड ने। प्रत्यास्थ पुनः संचलन, प्रत्यास्थ पुनः संचलन होता क्या है, जैसे हम एक इलास्टिक होता है, इलास्टिक को खींच करके वापस छोड़ दे तो वो अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। ऐसे ही चट्टानों की प्रकृति होती है कि उसमें ताप से वो फैल तो जाते हैं लेकिन उनमें वापस अपनी अवस्था में आने की प्रवृत्ति होती है। और उस प्रवृत्ति के कारण क्या उत्पन्न हो सकता है, भूकंप उत्पन्न हो सकता है। किसने दिया था ये सिद्धांत, एच.एफ. रीड ने दिया था। तो प्रत्यास्थ पुनः संचलन के कारण भी भूकंप आ सकता है। और उसके बाद में है प्लेट विवर्तनिकी, मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है इसका, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी मतलब जो पृथ्वी का ऊपरी भूदृढ़ भाग है उसको क्या कह देते हैं, प्लेट कह देते हैं। और जैसे महासागर है, महासागरों की तली भी क्या है, चट्टानों द्वारा निर्मित ही है। तो ये पूरा का पूरा जो संपूर्ण ग्लोब है, इस ग्लोब को 6 बड़ी प्लेटों में और 20 छोटी प्लेटों में बांटा गया है। और उनमें क्या होता है, संचलन होता रहता है, जिसको क्या कह देते हैं, प्लेट विवर्तनिकी कह देते हैं। इस प्लेट विवर्तनिकी से भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। मानव केंद्र की मानव कारण यदि इसमें माने कि मानव द्वारा निर्मित कोई भी स्थलाकृति हो और उससे यदि भूकंप की उत्पत्ति हो जाए तो हम एक बहुत बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं, जलीय भार। जलीय भार देखें, जलीय भार में हम क्या करते हैं, 11 दिसंबर 1967 को कोयना महाराष्ट्र में बांध का निर्माण हो रहा था। और उस बांध के ढह जाने से बहुत बड़े क्षेत्र में क्या हुआ था, भूकंप की उत्पत्ति हो गई थी। तो यदि मानवकृत कारण भी देखें तो वहां से भी क्या हो सकता है, भूकंप के उत्पत्ति हो सकती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि भूकंप के क्षेत्र कौन से हैं, भूकंप के क्षेत्र कौन से हैं। तो यदि भूकंप के वितरण की बात करें तो परिप्रशांत पेटी पहला कौन सा है, परिप्रशांत पेटी मतलब प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र। यदि हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उसका पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग, एशिया की बात करें तो उसका पूर्वी भाग, यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसका पूर्वी भाग, ये सारे महाद्वीप
स्पर्श करते हैं चारों ओर से किसको, परिप्रशांत पेटी को, और इससे क्या निर्मित हो रही है, परिप्रशांत पेटी। यदि हम बात करें विश्व वितरण की, तो यहाँ पर रॉकीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें, तो ये सारे के सारी पर्वत श्रृंखला है जो इस पेटी के चारों ओर स्थित है। इस पेटी में विश्व के 63% भूकंप आते हैं, 63%। परिप्रशांत पेटी में, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित पेटी में विश्व के 63% भूकंप आते हैं। दूसरी पेटी यदि हम बात करें तो वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये संतुलन मूलक है, ये संतुलन मूलक मतलब अभी भी संतुलन की अवस्था में आने का प्रयास है, मतलब भ्रंशन की कगार पे रही है। और संतुलन मूलक जो पेटी है इसमें यदि हम भूकंप की बात करें तो विश्व के 21% भूकंप आते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भारत इसी पेटी का हिस्सा है। किसका, मध्य महाद्वीपीय पेटी का हिस्सा है भारत, और संतुलन मूलक में है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, वो है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत की हम आगे चर्चा करते हैं, पहले तीसरी पेटी बता देता हूं। तीसरी पेटी कौन सी है, मध्य महासागरीय, मध्य महासागरीय। यदि मध्य महासागरीय की जगह यूं कह दें कि मध्य अटलांटिक तो भी सही है, क्योंकि अटलांटिक महासागर के बीच में से निकलती है आइसलैंड से लेकर के और बोबेट द्वीप समूह तक। तो शेष जो भूकंप है वो इस पेटी में आएंगे, शेष जितने भी भूकंप है वो इस पेटी में आएंगे। और कुछ और भी अन्य क्षेत्र है, जैसे यदि हम कह दें कि अफ्रीका की दरार घाटी, तो वो भी एक और भूकंप क्षेत्र बन सकता है, लेकिन इन सब में वो नहीं आता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत की बात करें तो जोखिम के आधार पर भूकंप के जोखिम के आधार पर 5 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 5 क्षेत्रों की बात करें, यदि जोन नंबर 1 कह दूं, जोन नंबर 1, इसका मतलब ये है कि भूकंप से सबसे सुरक्षित स्थान है, ये सबसे सुरक्षित स्थान है, मतलब भूकंप का खतरा यहाँ पर सबसे कम होता है। और यदि जोन नंबर 5 की बात कह दूं तो ये सबसे सक्रिय स्थान होता है, भूकंप का सबसे सक्रिय स्थान होता है। यदि हम जोन नंबर 1 की बात करें तो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में आ सकता है। यदि जोन नंबर 2 की बात करें तो पूर्वी राजस्थान इस क्षेत्र का हिस्सा है। और यदि हम जोन नंबर 3 की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है मालवा के पठार का हिस्सा है, वो इसमें आ सकता है। और जोन नंबर 5 की बात करें तो इसमें कौन से आएंगे, इसमें हिमालय पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा। और दूसरे आप बात करें तो कच्छ के रण इसमें आ जाएंगे, क्योंकि भुज का भूकंप वहां पर आ चुका है। तो ये जोन के आधार पर, मतलब जोखिम के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। किसको, भूकंपीय जोखिम स्थानों के आधार पर। अब बात करते हैं कि आज तक का सबसे जोखिम भरा, जो सबसे ज्यादा हानिकारक विनाशकारी भूकंप की बात करें भारत में कब आया था, तो वो 1737 ईस्वी में आया था। ये बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल है। 1737 ईस्वी में आया था। और कहाँ आया था, कोलकाता में आया था, कोलकाता में। और इसकी विनाशकारी प्रभाव इतना ज्यादा था कि 3 लाख लोग मारे गए थे, 3 लाख लोग इससे मारे गए थे। तो ये था जोखिम के आधार पर भूकंप का वर्णन। और चलो अब बात करते हैं सवालों की। तो सवाल की बात करें तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देख करके और अंत में उन सवालों के जवाब दें। जैसे मैं कुछ नाम ले रहा हूं, जैसे भारती है, भारती ने इन सवालों के जवाब दिए हैं, जैसे संदीप ने इन सवालों के जवाब दिए हैं, तो वो काबिले तारीफ है। अब मैं नए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि करंट से संबंधित है,
तो आने वाले दौर में इन सवालों में से आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, प्रतियोगी परीक्षा में मिल जाएगा। जैसे पहला सवाल कि वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? जनगणना आयुक्त कौन है? केवल यही नहीं बताना है, पिछले, इसको छोड़ करके पिछले 2 और जनगणना आयुक्त भी याद करने हैं। नंबर 2 कि अभी जो 2021 में जनगणना होगी, 2021 में जो जनगणना होगी वो कितने चरण में होगी? कितने चरण में होगी? 2021 की जो जनगणना है वो कितने चरण में होगी? इन सभी के आपको जवाब मेरी वीडियो है भारत की जनगणना, उसमें मिल जाएगी। आप वो वीडियो देख करके भी ये सवाल के जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बहुत सारी जगह इसको फैला देंगे ताकि अधिकतम लोगों तक इसकी क्वालिटी पहुंचे, ये सारी चीज़ उन तक पहुंचे और वो इसका लाभ उठा पाए। धन्यवाद।